देखिए, आज सोशल हिस्ट्री कल हमने पढ़ा था, एक बड़े महावीर हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ा था। उसकी कुछ फोटो भी मैंने बाद में भेजे थे, उसका मैंने इतिहास भी आपको भेजा था। अब देखो, इतिहास में कई बार क्या होता है कि इधर से उधर होता है, पर सच्चाई वही होती है जो हमारा मन मानता है। उन मन की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ पढ़ा हो। जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उनके लिए हर अक्षर अपने आप में सत्य होता है। यहां पर हम बात करें महाराणा प्रताप। मेरा यकीन है कि महाराणा प्रताप ने कभी न कभी इस धरती को भी छुआ होगा, क्योंकि यहां से 20-25 किलोमीटर दूरी उनकी राजधानी रही हुई है। 28 सालों तक चावंड उनकी राजधानी रही थी। फिर भी महाराणा प्रताप के बारे में हम नहीं जानते। आपने देखा होगा कि हम लोग पूरी दुनिया घूमाते हैं, मंदिर मंदिर चले जाते हैं, पर इस चावंड के आसपास महाराणा प्रताप की स्मृतियों के, उनकी यादों के इतने अवशेष पड़े हुए जहां जाने का हमें मौका नहीं मिलता है। मैं जब भी कहता हूं कि हमें जाने का मौका नहीं मिलता है, उसमें मैं नहीं होता हूं, क्योंकि मैं उस हर जगह पे मैं जाके आया हूं। क्योंकि मुझे तो क्या है कि चीजें जानने का बड़ा शौक है, और मुझे तो पत्थरों से भी काफी अर्थ मिल जाते हैं, इसलिए मैं तलाशता रहता हूं। और चूंकि अकेले घूमोगे तो ही कुछ होगा, बाकी भीड़ के साथ तो आप सिर्फ मंदिर देख सकते हो, इतिहास नहीं। और वैसे भी पिकनिक पे जाते हैं तो आप लोग सेल्फी खिंचाने के लिए तो ज्यादातर लोग आते हैं, समझने देखने के लिए कहाँ आते हैं। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जिनके बारे में मेरा विश्वास है कि जिस जगह पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में भी उनके कदम कभी पड़े होंगे। उनके चेतक की गूंज सुनाई नहीं पड़ी होगी, उसके टापों की गूंज, पर किसी न किसी घोड़े पे बैठकर तो इस क्षेत्र में कभी न कभी आए होंगे, क्योंकि ये उनका कर्म क्षेत्र रहा 28 सालों तक। और 28 सालों की अवधि बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इतिहासकार को महाराणा प्रताप अपने साथ में लेके नहीं घूमते थे, इसलिए वो इतिहास हमेशा अंधेरी बंद गुफाओं में दब करे गया। चलिए अपन शुरुआत करते उस महाराणा प्रताप के बारे में, जिसके बारे में न तो हमें उसकी जयंती याद है, न उनका शहीद दिवस याद है। तो 19 जनवरी अभी लिखा हुआ है इसलिए पता है, बाकी मैं किसी को पूछता मोस्ट ऑफ को ये बात पता ही नहीं थी। हमें पता है गांधी कब पैदा हुए, कब मरे, पर हमें ये नहीं पता कि इतना बड़ा वीर, जिसने लगभग 30-40 सालों तक मुगल जैसी बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ मुकाबला किया, और इस भारत में बहुत कम जगह होगी, उसमें मेवाड़ एक जगह है जिसने कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस बात के लिए तो हमें कम से कहीं न कहीं हमें महाराणा प्रताप का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप में से मोस्ट ऑफ लोग कुंभलगढ़ गए होंगे, और जब भी मैं कुंभलगढ़ गया, बच्चों को लेके गया, मैंने एक जगह जरूर बताई, और सबसे पहली जगह ही वही बताई, वो कक्ष जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और वो जैसे आप कुंभलगढ़ चढ़ते हो, मेन गेट से निकल के जब ऊपर की तरफ जाते हो घुमावदार होते हुए, और इस आपकी तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल, उसे बादल महल कहते, कटारगढ़। उसी कक्ष में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940। और कुंभलगढ़ एक ऐसी जगह है, दुर्लभ गढ़ है ये, वहां तक कभी कोई सेना पहुंच ही नहीं पाई, कोई भी दुश्मन की सेना पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि बसों से जाना आज भारी पड़ता है, वहां पर तो पैदल तो उस जमाने में रास्ते नहीं हुआ करते थे, वो इसी जगह ही बना हुआ है। और जो कुंभलगढ़ दूर है, उसकी जो प्राचीर है, दीवार है, वो 36 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर। और इतनी चौड़ाई है कि 2-4 घोड़े आराम से उस पर दौड़ सकते थे। उसपे भी मैं घुमा हूं, 36 किलोमीटर पूरा जगह बीच बीच में कहीं टूट गई है, पर उस पहाड़ियों को घेरे हुए है। ऐसे सर्दियों में वगैरह नहीं जा सकते हो, गर्मियों में आप जरूर जा सकते हो वहां पर, उस दीवार पर आप में से कभी कोई जाएगा नहीं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि इतिहास जानने का आपको कभी शौक रहा ही नहीं। 9 मई 1940 को उनका जन्म हुआ था, बादल महल कटारगढ़, उसको बादल महल कहते हैं, कटारगढ़ भी कहते हैं। वहां वो कक्षा आज भी है, कुंभलगढ़ जाओ जरूर जाना, कम से कम आप बैठ के थोड़ी देर के लिए देख लेना कि यार ये वो जगह है जहां पर महाराणा प्रताप की प्रथम किलकारी गुंजी होगी। आपको ये एहसास होगा कि जिस जगह पर आप खड़े हो, जिस सीढ़ियों पे आप खड़े रहे के उस कक्ष को देख रहे हो, इस जगह पर महाराणा प्रताप के कदम कई साल तक पड़े होंगे। वही सीढ़ियां होगी, वही आंगन होगा जहां पर महाराणा प्रताप पता नहीं कितनी बार गिरे होंगे और उठे होंगे। ये आप वहां पर इस चीज को चाहो तो महसूस कर सकते हो, पर ये मन की बातें हैं। कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता उदयसिंह थे,
उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर को बसाया था। वही उदय सिंह कौन, जिसे किसने बचाया था? पन्ना दाई ने चित्तौड़गढ़ के किलों में किससे? बनवारी से बचा दिया था। और पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था, क्योंकि मेवाड़ के सूरज को उन्हें बचाना था। और फिर उसे वहां से जो कीरतबारी होता है, जो पत्तल दौरे उठाने वाला, उस टोपले में उदय सिंह को छोटा बच्चा था डाल के कहां पर ले आए थे? इसे उदयपुर साइड में यहाँ ले आए थे। और बाद में उसी उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। जो उदयपुर शहर का नाम है वो उदय सिंह के नाम पे ही है। माता का नाम था जयवंती बाई। इनका जो विवाह 1557 में हुआ था, लगभग 19 साल की 17 साल की उम्र में। पहले कम उम्र में शादियां हो जाती थी। 1557 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और जिससे शादी हुई उसका नाम था अजब दे पवार। और इसी बीच अमर सिंह का जन्म, उनका जो बड़ा बेटा था उसका जन्म 16/3/59 में। ये उनके परिवार का टोटली पूरा मैं बायोडेटा बता रहा हूं, ताकि देखिए इसमें हर में एक क्वेश्चन बनेगा। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, उसका जन्म कब हुआ था, शादी कब हुई थी, जहां जन्म हुआ उस जगह का नाम क्या है, कौन सी जगह पर है। ये सभी जीके के आने वाले समय में बड़े क्वेश्चन है। तो अब उसके बाद देखिए उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 गोगुंदा। कुंभलगढ़ से आगे बढ़ते हुए हम गोगुंदा भी गए थे, पर वहां महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक की जो स्थली है उस जगह पे नहीं जा पाए थे, वो बाकी रह गई थी। कुछ चीजें बाकी छोड़ दी आने वाले कल के लिए। तो 28 फरवरी 1572 को होली थी। उस दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन वहीं पर गोगुंदा में उनका दाह संस्कार किया गया। और गोगुंदा में दाह संस्कार करने के बाद वहीं पर 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही एक जगह का नाम है महादेव बावड़ी। वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। क्योंकि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जयमाल को घोषित किया था, परंतु मेवाड़ के जितने भी सामंत थे वो महाराणा प्रताप की योग्यता को जानते थे। इसलिए कम उम्र में ही मतलब कि 1572 में 32 साल की उम्र में ही महाराणा प्रताप को क्या बना दिया था? मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया गया था। वहां पर उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ये वो दौर था अकबर का दौर, जब अकबर की सेनाएं पूरे भारत में अपने विजय पथ पर आगे बढ़ रही थी। और ऐसा कांटो भरा ताज मिला था किसको? महाराणा प्रताप को। और उस समय 1570 के आसपास उनके राज्याभिषेक के पहले नागौर दरबार 1570 ही 1570 उस समय नागौर में एक दरबार लगा था। उस दरबार को लगाने वाला था मुगल सम्राट अकबर। उस दरबार में जितने भी राजस्थान के राजा थे सबने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। क्योंकि कौन अकबर से लड़ना चाहे। और जितने लोग भी अधीनता स्वीकार कर रहे थे वो सब मिलके एक सेना बना देते। तो अकबर 1 घंटे भी टिक नहीं पाता। 1 घंटा, ज्यादा तो दूर की बात नहीं करें। सभी जितनी रियासतें थी, 20-25 रियासतें थी, उन रियासतों की एक सेना बन जाती तो अकबर 1 दिन इस भारत में नहीं टिक सकता था। शासन करना तो दूर की बात है। देखिए ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें हम आने वाले कल के लिए सबक ले सकते हैं। सभी अलग अलग थे, सबकी अपनी अपनी समस्या में उलझे हुए थे। 20-25 जितनी भी रियासतें थी सब आपस में झगड़ रही थी। पर उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि बहुत दूर से रेगिस्तान से कोई वंशज आता है, कोई मुगल आता है और हमें रौंद के जा रहा है, देश की भारत माता की धरती को अपवित्र कर रहा है, उसे रोकने के लिए हम क्यों नहीं एक हो जाए। पर एक कभी हुए नहीं। और वो लगभग सभी के सभी उस समय उन्होंने अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया। क्योंकि कोई भी युद्ध नहीं चाहता था, कोई मौत नहीं चाहता था। तो उन्होंने मान लिया कि भाई राज तो उनका ही रहेगा, पर हमारे सर के ऊपर हाथ किसका रहेगा? मुगल सम्राट अकबर का रहेगा। और ऐसा मानते हुए उन सभी ने गुलामी स्वीकार कर ली। परंतु उस दरबार में एक वंश ऐसा था, सिसोदिया वंश, उदय सिंह का वंश, महाराणा प्रताप का वंश। उन्होंने महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। देखिए और तब तक महाराणा प्रताप की ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, दूर दूर तक फैल चुकी थी कि कोई है ऐसा साहसी व्यक्ति।
जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो अकबर से भी टकरा सकता है। यही वजह थी कि अकबर ने 4 बार 4 दल भेजे महाराणा प्रताप को बनाने के लिए। अकबर यदि इतना ताकतवर था, इस देश का सुल्तान था, तो वो क्यों किसी दल को भेजना महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। परंतु उसने भेजा क्योंकि उससे पता था, अकबर को पता था कि महाराणा से टकराने का मतलब ही ये होता है कि अपनी मौत को आमंत्रित करना। इसलिए उन्होंने 4 बार कितने दल भेजे, 4 बार दल भेजे। पहला दल 1572 में भेजा, जलाल खां था, उनका कोई कर्मचारी सेनापति रहा होगा, उसके नेतृत्व में महाराणा प्रताप ने उसे लौटा दिया। दूसरा मानसिंह, जो जयपुर का राजा था और जिसकी बेटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जोधा अकबर जिसको कहते हैं ना आप शुद्ध जोधाबाई, कि जोधाबाई की शादी उन्होंने करवाई थी। पर ये मेरा ये मानना है कि इतिहास का ये एक ऐसा सत्य जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। दूसरा मानसिंह 1573, वो महाराणा को समझाने गया, वापस लौटा। तीसरा 1573 भगवान दास, वो भी जयपुर के शासक थे। और चौथा टोडरमल, जो कि अपने अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे, एक थे टोडरमल। वो भी समझाने के लिए गए, परंतु सबके सामने मना कर दिया और विनम्रता पूर्वक महाराणा प्रताप ने 4 दलों को लौटा दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद तब लगा कि अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप तो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तब महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अजमेर में एक साजिश रची गई। और अजमेर में वो जगह जहां पर साजिश रची गई, वहां पर मैगजीन करके एक जगह है, क्योंकि बाद में वहां पर अंग्रेजों का शस्त्रागार रहा था। वहां अंग्रेज जो बाद में थे वो वहां शस्त्र रखते थे, इसलिए उस जगह का नाम मैगजीन पड़ा। और उसके पहले उसी जगह पर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए एक साजिश रची गई। और अजमेर से 3 अप्रैल 1576 मानसिंह एक बड़ी सेना लेकर वो अजमेर से रवाना हुआ। अजमेर से रवाना होने के बाद उसका पहला पड़ाव मांडलगढ़, अजमेर से आगे जब मांडलगढ़ के पड़ाव चलते थे इनके, क्योंकि सेनाएं लगातार चल नहीं सकती थी। पहला पड़ाव था मानसिंह का, पहला पड़ाव था मांडलगढ़, और वहां तक उसका पड़ाव 2 माह तक रहा। उसके बाद जो उसका दूसरा पड़ाव था, सेनाएं फिर चलती रही, उसका जो दूसरा पड़ाव था खमनोर, मोलेला गांव। आप रक्त तलाई वगैरह आपने, जब हम उस साइड से आते हैं, जब हम, मैं क्या बताऊं तुम्हें, चलो मैं बाद में इसका पूरा आपको उसका जो ये रोड मैप है कि मानसिंह अजमेर कहाँ से निकला था, उसका रोड मैप मैं आपको भेज दूंगा कि यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे निकला था, ये हल्दी घाटी, वो पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो खमनोर, मोलेला गांव, वहां पर उनका दूसरा पड़ाव रहा था। खमनोर जब शाही सेना पहुंची मानसिंह के नेतृत्व में, तो उस समय इनको पता चल गया महाराणा प्रताप को कि शाही सेना ने, अकबर ने महाराणा प्रताप पर, मेवाड़ पर हमला करने के लिए आ रहा है। पहले कोई गूगल मैप नहीं हुआ करता था, न तार होते थे, न टेलीफोन, न मोबाइल, व्हाट्सएप, कुछ नहीं था। इसलिए अक्सर इस प्रकार के जब आक्रमण होते थे तो जब बिल्कुल पास में आ जाते थे तब पता चलता था। तब खमनोर तक वो पहुंच चुका था। तब उसी समय महाराणा प्रताप ने एक प्लानिंग की, एक योजना की। उन्होंने क्या किया कि गोगुंदा खमनोर घाटियों के बीच में एक जगह का नाम है हल्दी घाटी, जिसे हल्दू घाटी भी कहा जाता है। पहले उसे हल्दू घाटी नाम था। आज तो हल्दी घाटी की चौड़ाई है कम से कम 2 बसें जा सकती है, इतनी चौड़ाई है, घाटी है पूरी। पर उस जमाने में सिर्फ एक व्यक्ति पैदल जा सकता था, सिर्फ इतनी सकड़ी घाटी थी, यूं बिल्कुल ये वाली। उसके फोटो भेजूंगा मैं आपको। और चूंकि वो जो घाटी है बिल्कुल इस टाइप से थी, और वो घाटी पूरी थी जो पीले मिट्टी से बनी हुई है। क्योंकि पीले रंग हल्दी जैसी मिट्टी से बनी हुई है, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, रंग उसका हल्दी जैसा, इसलिए हल्दी। और चूंकि पूरी घाटी है इसलिए उसका नाम रखा गया हल्दी घाटी, जिसे कि इतिहास में हल्दू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि उस खमनोर और गोगुंदा के बीच में जो हल्दी घाटी है, उन घाटियों के ऊपर अपना पड़ाव डाल दिया, पहाड़ों के ऊपर। क्योंकि महाराणा प्रताप के पास जो सेना थी वो आदिवासी सेना थी और अपने जो क्षेत्रीय सेना थी, और वो पहाड़ों पे लड़ने में माहिर थी। और महाराणा प्रताप के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जब इस घाटी से गुजरेगी तो इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे और मुगल सेना को अपन हरा देंगे। और देखा जाए तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, युद्ध
वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, पर मुगल कायर थे, मुगलों की सेना कायर थी, क्योंकि मुगलों की सेना में भी तो बहुत हिंदू लड़ रहे थे, और चूंकि जो अपने लिए नहीं लड़े और दूसरों की नौकरी करे तो वो तो उतनी पूरी ताकत से कभी लड़ेगा नहीं। तो यहां से शुरू होता है हल्दी घाटी। जब सेना पहुंची वहां पर, हल्दी घाटी को प्रसिद्ध इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने थर्मोपल्ली ऑफ द मेवाड़ कहा। थर्मोपल्ली बहुत ही भयानक युद्ध था इतिहास का, जो रोम और उधर लड़ा गया था, विदेशों में लड़ा गया था। मतलब जो भयानकतम युद्ध होते हैं उसे थर्मोपल्ली कहा जाता है। तो ये युद्ध इतना भयानक था, जो घाटी के बीच में जो लड़ाया गया उसे थर्मोपल्ली कहा गया, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़, याद रखना इसे। तो 18 जून 1576 का वो दिन था जब मानसिंह की सेना शाही सेना के साथ उस हल्दी घाटी में प्रवेश किया, और उनका प्रथम सामना उन घाटियों में छुपे हुए महाणा के वीर सैनिकों से हुआ। और उन्होंने जो आक्रमण किया कुछ ही क्षणों में, इतना भयानक आक्रमण था महाराणा प्रताप की तरफ से कि पूरी मुगल सेना में भगदड़ मच गई और मुगल सेना वहां से भाग गई। यदि मुगल सेना ने ये सोचा होता कि हम भागे नहीं, हम लड़े बहादुरों की तरह, तो सबके सब मारे जाते। पर कई बार क्या होता है कि ये भागना भी वरदान साबित होता है। मुगल सेना भाग गई, काफी उसमें मुगल सैनिक उसमें मारे गए थे, पर चूंकि मुगल सेना जैसे ही वहां से भागने लगी थी, और भागने का मतलब हल्दी घाटी से पार करके निकल गई थी वो, तब उस समय उसी सेना का एक सेनापति था मिहित्तर खान, उसने अफवाह फैला दी। अफवाह क्या फैला दी कि भागो मत, कौन आ रहा है? अकबर, खुद अकबर शाही सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। और अकबर शाही सेना के साथ युद्ध लड़ने आ रहे, इसका मतलब अकबर के साथ पास बहुत बड़ी सेना थी। तो उन मुगल सैनिकों में वापस से क्या हुआ, जोश पैदा हुआ। और ये जो आक्रमण किया था हकीम खां सूरी, आप देखिए क्या जमाना रहा होगा। वो भी अकबर एक मुसलमान था और उसकी तरफ से लड़ रहा था, सेनापति जो था वो हिंदू था, कौन? मानसिंह। भाई दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जो सामना कर रहे थे वो खुद हिंदू थे, पर उनकी तरफ से लड़ रहा सेनापति हकीम खां सूरी कौन थे? मुसलमान। अब ये वो क्या युग रहा होगा उस समय, देखो को, क्योंकि मिट्टी से प्रेम, जो कुछ लोग ऐसे जो इस वतन के नहीं थे पर उन्हें यहाँ की मिट्टी से प्रेम था, वो इस मिट्टी के लिए लड़े। कुछ लोग ऐसे थे जो इसी मिट्टी के बने हुए थे, पर जिन्हें इस वतन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ शान शौकत, रुपये पैसे, धन दौलत, अय्यासी से मतलब था। मानसिंह जैसे लोग वो अकबर की तरफ से लड़े थे। तो फिर हुआ क्या कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती हो गई महाराणा प्रताप की तरफ से कि उन्होंने हल्दी घाटी की उस घाटी को छोड़ दिया और वो खुले मैदान में आ गए। उस जगह से मैं तो कई बार गया हूँ, खमनौर में एक जगह रक्त तलाई, 2-3 फुटबॉल के मैदान और इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां छतरियां बनी हुई आज बहुत सारी है, और छोटे छोटे पीर लगे हुए, पत्थर लगे हुए हैं। उस रक्त तलाई में इस इतिहास का सबसे भीषणतम युद्ध लड़ा गया, और भयानक गर्मी थी। और उस छोटे से मैदान में, समतल मैदान में जब युद्ध लड़ा गया, तो चूंकि उसका नाम ही रक्त तला इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों तरफ के इतने सैनिक उसमें मारे गए थे कि पूरा जो मैदान है वो खून से क्या भर चुका था, रक्त की तलाई बन चुकी थी वो। और उसमें कटे हुए सब, फड़फड़ाते हुए सब, हाथ पैर कटे हुए, मरे हुए लोगों की लाशें, हजारों लाशें वहां पर उनके सब वहां पर पड़े हुए थे। और उसी बीच युद्ध चल भी रहा था। और उसी समय तो सबसे पहला उस रक्त तलाई में युद्ध हुआ, 2 हाथियों के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की तरफ से 2 हाथी थे, तो जिसका नाम था पूजा और दूसरे का नाम था राम प्रसाद। सॉरी मैंने गलत कर दिया, राम प्रसाद। क्या ये राम प्रसाद? ये राम प्रसाद महाराणा प्रताप का वो प्रिय हाथी था। क्या था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। और इसका जो मुकाबला हुआ था वो मुगलों की तरफ से जो हाथी थे, गजमुक्ता और गजराज। और इस समय इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था राम प्रसाद को, उसे अकबर ने पकड़ लिया, अकबर की सेना ने उसे पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। बाद में वही राम प्रसाद, उसका नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। और अकबर उसके बाद के कई युद्धों में अकबर के वो काम आया था पीर प्रसाद। जो इतिहास में जो पीर प्रसाद के नाम से जो हाथी जाना जाता था वो था महाराणा प्रताप का। यही रक्त तलाई में मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में भयानक युद्ध हुआ। जब युद्ध चल रहा था और मानसिंह बड़े से हाथी के ऊपर जो होदा होता है ना,
जो इसके ऊपर हाथी के ऊपर जो मचान जैसा बना होता है उसके अंदर मानसिंह बैठा हुआ था। और जैसे ही महाराणा प्रताप की नजरें मानसिंह के ऊपर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि चलो युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पहले ऐसा था कि सेनापति की मृत्यु हो जाती थी तो युद्ध खत्म हो जाता था। और जब जैसे ही धीरे से महाराणा प्रताप ने चैतक की पीठ को थपथपाया और जो चैतक था अपने मालिक की बात को समझ गया और उसने दौड़ लगा दी उस मानसिंह के हाथी की तरफ। और उसने जो जमीन से इतनी ऊंची छलांग ली कि उसके दोनों पैर जो मानसिंह के थे, मानसिंह के उसके हाथी के अपने घोड़े चैतक के दोनों पैर थे, मानसिंह का जो हाथी था उसके सर के ऊपर तक उसने दोनों पैर टिका दिए थे। और उसी समय महाराणा प्रताप अपना जो भारी जो भाला था वो इतनी जोर से मारा कि जो मानसिंह था वो होदे में एक तरफ दुबक गया। वो जो भाला है उसका महावत था उसको लगा और जो हाथी का जो होदा होता है उसका एक जो पिलर होता है उसे तोड़ते हुए वो भाला निकल गया। और वहां पर क्या हो गया, मानसिंह बच गया। और मानसिंह का जो हाथी था उसके हाथी की सूंड में जहर भरी तलवारें लगी हुई थी और उसकी एक तलवार से चैतक घोड़े की एक टांग क्या हो गई, कट गई। मतलब 3 टांगे रही, लगभग कट गई, एक टांग उसकी लटक रही थी। फिर भी 3 टांगों पर भी महाराणा प्रताप का ये घोड़ा चैतक लड़ता रहा था। उसी समय जब देखा कि एक वीर था जिसका नाम था वीर जाला मन्ना, उनकी कद काठी ठीक महाराणा प्रताप की तरह थी। और जब उन्होंने देखा कि जाला मन्ना ने देखा कि मेवाड़ का जो सूर्य है महाराणा प्रताप है वो मूलों के अनगिनत सैनिकों से घिर चुका है चारों तरफ से, तो जाला मन्ना ने कहा उन्हें उस युद्धभूमि से थोड़ा दूर लेकर कहा कि आप आपका मेवाड़ का जो प्रतीक है, मुकुट है, मुझे दे दो और आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका चैतक घायल हो चुका है, ये आपको ज्यादा देर संभाल नहीं पाएगा। अब उस बात को महाराणा प्रताप ने माना और अपना जो मुकुट था वो मुकुट किसको दे दिया, जाला मन्ना को दे दिया। तब मुगल सैनिक सब समझे कि जाला मन्ना ही महाराणा प्रताप है, क्योंकि शकल तो वो जानता नहीं था। उस समय ये टीवी वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, फोटो सेशन होता नहीं था। तो फिर वो सभी के सभी जो मुगल सैनिक थे जाला मन्ना पे टूट पड़े और जाला मन्ना के शरीर के टुकड़े टुकड़े उन्होंने कर दिए। और इसी बीच 3 पैरों पे दौड़ता हुआ, इसी बीच महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसे पता चल गया, क्योंकि वो भाई था जो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहा था, उसे पता चल गया। तो उसके साथ 4-5 मुगल सैनिक और वो किसका पीछा करने लगे, महाराणा प्रताप का पीछा करने लगे। तो महाराणा प्रताप वहां से जब आगे निकल के एक जगह है बलीचा, उदयपुर के पास में, वहां पर एक बहुत बड़ा नाला है, अभी भी नाला वो आज भी है, आज थोड़ा सिकुड़ गया। उस जमाने में लगातार पानी बहता रहता था। चैतक को पता था कि दुश्मन उसके मालिक का पीछा कर रहे हैं, तो उस नाले को पार करके उसने 3 पैरों पे नाले को पार किया और नाले के दूसरी तरफ वहीं पर चैतक ने दम तोड़ दिया। और ये कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी अपने जो उस घोड़े की मौत के ऊपर, क्योंकि उस घोड़े के साथ उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े थे, उसकी मौत पर पहली और अंतिम बार महाराणा प्रताप काफी रोए थे। इसी बीच शक्ति सिंह पीछा करते हुए आ गया था, पर जब पीछा कर रहा था तो शक्ति सिंह के मन में भाई के प्रति धीरे धीरे वो ममता उभरने लगी। और जो 3 सैनिक मुगल सैनिक भी उनके साथ थे, तो शक्ति सिंह ने उन तीनों मुगलों का क्या कर दिया, वध कर दिया। और जब महाराणा प्रताप रो रहे थे उसी समय शक्ति सिंह ने नाले के उस पार से आवाज लगाई। वो एक गाना, वो उसी आवाज पे एक गाना भी बना है, ओ नीला घोड़ा रासवार। ये गाना आपने सुना भी होगा, क्योंकि जो चैतक का रंग नीला, हल्का व्हाइटिश नीला था। उसने कहा कि ये नीले घोड़े पे सवार करने वाले हैं। और तब शक्ति सिंह ने अपने भाई से माफी मांगी और उन्हें कहा कि आप मेरा घोड़ा लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। और वहां से महाराणा प्रताप फिर क्या हो गए, वहां से बच के निकल आए। अब ये जो पूरा युद्ध हुआ, इतिहास की जो पहले की जो किताबें थी, ये तो ठीक है, मैंने पढ़ी उस किताब में तो अकबर को हल्दीघाटी के युद्ध में विजेता घोषित किया था। पर शुक्र है नई किताबें आई है, क्योंकि देश बदल रहा है और बदले हुए देश के साथ इतिहास बदला जाना जरूरी था। तो नई किताबों में उसका जिक्र है कि क्या हल्दीघाटी की उस युद्ध को हमने जीता था या हारा था। क्योंकि पहले की किताबों में लिखा हुआ है कि हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार चुके थे। तो मुझे ये बताइए, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि यदि हल्दीघाटी का अब जब अक्सर ये कहा जाता है कि क्या हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था या हारा था,
देखिए, जीत और हार के बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें हैं। हम उन थोड़ी तुलना करेंगे तो शायद आपको पता ही चल जाएगा कि वो युद्ध हमने जीता था या हारा था। देखिए, यदि बाय द वे ये मान भी लें, इतिहास में जैसा कहा भी गया है कि युद्ध जीता था, ये मान ले कि अकबर जीत गया था। यदि 1576 में यदि अकबर हल्दी घाटी का यदि युद्ध जीत लेता है तो फिर 1577 से 79 के बीच अकबर ने 3 आक्रमण मेवाड़ पे और करवाए थे। जिस प्रदेश को आप जीत ही चुके हो तो जीते हुए प्रदेश को फिर क्या जीतना, आप जीत गए हो तो फिर इसके ऊपर आक्रमण करने की आपको जरूरत नहीं। पर अकबर को यह पता था, इतिहास में लिखा हुआ है, अकबर को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि वो युद्ध जीता नहीं है, क्योंकि जब तक जीत आपकी मानी नहीं जाती है, जब तक कि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो उसे या तो बंदी नहीं बना लो या उसका वध नहीं कर दो। न तो वो प्रताप को बंदी बना सके थे, न अकबर का वो क्या कर सके थे, वध कर सके थे। पहली चीज, क्योंकि 1577 से 1579 तक शाहबाज खान ने 3 आक्रमण किए, फिर भी अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा था। और उसी समय महाराणा प्रताप ने कोलियारी के निकट एक जगह आवरगढ़, क्या नाम है, आवरगढ़, उस आवरगढ़ में प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बसा ली थी। हारा हुआ राजा तो राजधानी बसा नहीं सकता है, उसने अपनी क्या कर दी थी, राजधानी बसाई थी। और उसी समय फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी लिखी हुई कविता आप हिंदी में भी पढ़ते हो, जो साहित्यकार भी था, अब्दुल रहीम खान खाना ने प्रताप के खिलाफ उसे क्या किया, उसे युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। और अब्दुल रहीम खान खाना के साथ पूरा परिवार भी था, और उसने अपने परिवार को, वो एक जगह जिसका नाम था शेरपुर पे उसने अपने परिवार को रखा हुआ था। और चूंकि उसका पूरा परिवार वहां था, जब महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को ये पता चला कि जो सेनापति लड़ने आया उसका परिवार शेरपुर में है, तो उसने शेरपुर पे आक्रमण करके क्या किया, उसने अब्दुल रहीम खान खाना के उस पूरे परिवार को गुलाम बना दिया, उसने बंदी बना दिया। जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो वो अमर सिंह पे बहुत नाराज हुए। देखिए वो कितना बड़ा फर्क था। मुगल जब लड़ते थे, किसी व्यक्ति को मार देते थे तो उनके घर में जो बाकी परिवार वाले थे उनको भी मार देते थे, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम कर देते थे। जो लड़कियां या औरतें होते उन्हें भगा के लेके चले जाते थे, हरम में रखते थे, उनसे जबरदस्ती शादी करके उनका धर्म बदल देते थे। जबकि अमर सिंह ने जब उस अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार पे आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को डांटा और कहा कि इसे बाइज्जत इस पूरे परिवार को वापस किसके पास रख के आ जा, अब्दुल रहीम खान खाना उसके घर पे वापस रख के आ जा। तो कुंभलगढ़ से जो 50 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र था मेवाड़ बारवाड़ा, वो सीमावर्ती क्षेत्र था जहां मुगलों का मुख्य थाना था। उसके आसपास ही दिवेर की जो संपूर्ण घाटी थी, उस संपूर्ण घाटी के ऊपर किसका कब्जा हुआ था, महाराणा प्रताप का। और दिवेर का युद्ध उसे मैराथन ऑफ थर्मोपल्ली कहा जाता है, बहुत ही लंबा युद्ध चला था। आपको बताया कि आपने एक फोटो देखा होगा महाराणा प्रताप का, वो दिवेर युद्ध का ही है। उसमें जो दिवेर युद्ध में जो मुगलों की तरफ से जो सेनापति था जो लड़ रहा था, उसका काम महावत खा या जलाल ऐसा कुछ नाम था उसका। जब वो पूरा घोड़े के ऊपर बैठा था, महाराणा प्रताप जब उसके सामने आए तो महाराणा प्रताप के मन में इतना आक्रोश था कि जो सेनापति था बहलोल लोधी ऐसा कुछ, बहलोल खा ऐसा कुछ नाम था उसका, उसने सर के ऊपर कवच, वो टोप पहना हुआ था लोहे का, पूरा शरीर उसका लोहे की कवच का। तो उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप की जो तलवार थी वो इतनी भारी थी, लगभग 40 किलो की तलवार थी उनकी, इससे तो आप उठा नहीं सकते, वो एक हाथ से उठा लेते थे। इतनी भारी तलवार थी, उन्होंने एक ही वार में जब यहाँ पर वार किया तो उस व्यक्ति के 2 टुकड़े होते हुए उस घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। ये फोटो मैं आपको भेजूंगा आपको, वो दिवेर का जो युद्ध हुआ था। तो इसका मतलब जिस जगह पर मुगलों का मेवाड़ मारवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में मुगलों का थाना था, उस जगह पर भी यदि महाराणा प्रताप का कब्जा था तो हम ये कैसे मान ले कि हल्दी घाटी का युद्ध हम हार चुके थे। उसके बाद फिर हम 5 दिसंबर 1584 को जो आमेर का जो राजा था, भारमल का जो छोटा पुत्र जिसका नाम था जगन्नाथ कछवा, इसको भी प्रताप के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। और उसके बाद उसे सफलता नहीं मिली, उसका बदला लेने के लिए
महाराणा प्रताप ने आमेर क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया और आमेर क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद उसे जीता और वहां पर एक जो मंदिर का निर्माण कराया, शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहते हैं, वो मंदिर आज भी है। इस विजय के पश्चात 1585 में, लगभग 1585, जो हमारा ये जो भाग है उदयपुर से इस साइड का भाग, जैसे केवड़ा की नाल से आप नीचे उतरना शुरू करते हो, इस भाग को कहते हैं छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था। और जो इस समय इस छप्पन के भाग में हमारा पूरा भाग छप्पन क्षेत्र कहलाया जाता है। और उस समय इस भाग पे लूणा चावंडिया करके एक व्यक्ति थे, उनका शासन था। महाराणा प्रताप ने उनको हरा दिया और फिर उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और चावंड लगभग 28 वर्ष तक क्या हुआ, इनकी राजधानी रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चावंड को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि उदयपुर तक तो आक्रमण किया जा सकता था, क्योंकि उदयपुर तक आने के लिए सपाट रास्ते थे, पर उदयपुर से चावंड आने के लिए मामला बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीच में पहाड़ियां थी और उस जमाने में बहुत घने जंगल थे। आज तो जगह जगह आपको हाईवे दिख जाते हैं, पर उस जमाने में हाईवे नहीं हुआ करते थे। और चावंड में उन्हें अपनी राजधानी बनाई। और चावंड में आपने देखा होगा कि जो चामुंडा माता का मंदिर है, जब आप चावंड में जाते हो, एक शक्तिपीठ है ये भी, जैसे चावंड में एंट्री करते हो, जैसे एंट्री करते हो इस हाथ की तरफ महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है और उसके जस्ट पास में नीचे चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। वो चामुंडा माता का जो मंदिर है, वो मंदिर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा प्रताप के द्वारा। इसके अलावा सुरखन खेड़ा में रणछोड़ इनका मंदिर है, भगवान रणछोड़ का, कृष्ण का, उसकी स्थापना भी किसने करवाई थी? इन्होंने करवाई थी, अपने महाराणा प्रताप ने करवाई थी। और इसके अलावा वहां पर उस जो मंदिर को ध्वस्त कर दिया था मुगलों ने, पर वो मूर्ति को बचा लिया गया था, क्योंकि जो स्थानीय आदिवासी थे उस मूर्ति को लेके पहाड़ों में चले गए थे। और वो मंदिर, टूटा हुआ मंदिर आज भी पड़ा हुआ है, उसके अवशेष से चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हुए, उसके बीच में जो मूर्ति है, कमाल की मूर्ति है, उस मूर्ति को बचा लिया गया था। चावंड क्षेत्र में रहते हुए महाराणा प्रताप ने कुछ किले भी बनवाए थे और उन्होंने उस समय बहुत सारे तालाबों का निर्माण भी करवाया था उस क्षेत्र में रहते हुए, ताकि वो पीने के पानी के लिए काम आए। उनकी एक सेना भी यहाँ पर थी। फिर आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने सेना बनाई थी। और जो अक्सर आप सुनते हो, अरे गासरी रोटी, ये वाला आप गाना अक्सर सुनते हो, ये घटना चावंड के उन जंगलों की है जहां पर एक समय ऐसा भी था कि महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं रहा था और अमर सिंह को इनको किसकी रोटी खानी पड़ी? जब घास फूस की रोटी खानी पड़ी थी, तब उस समय थोड़ी देर के लिए उनका मन व्यथित हो गया था और तब उन्होंने सोचा कि किसके लिए मैं ऐसा करूं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था, जब तक मेवाड़ को मैं मुक्त नहीं कर दूं तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, अच्छी सैया पर नहीं सोऊंगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मैं पत्तलों में खाना खाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी। हालांकि वो प्रतिज्ञा वो पूरी कभी नहीं कर पाए। 19 चावंड में रहते हुए जब धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शायद प्रत्यंचा टूट गई, जिसकी वजह से उन्हें गहरा जख्म लगा और वो गहरा जख्म बाद में नासूर बना। और 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप के स्मारक में जाओ तो जो नई चीजें बनी है उसको देखने में इंटरेस्ट मत लेना। वहां जाओ तो पुराने खंडर बने हुए, पुराने खंडर है वहां पर। उन खंडरों में महाराणा प्रताप रहे थे। वो कभी महल हुआ करते थे, छोटे मोटे महल हुआ करते थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए। उस समय की जो जिस प्रकार से बना के रहे, वो लोकल लोगों ने बनाया था उन्हें, वो उनकी कर्मभूमि थी। उस जगह पर 28 सालों तक महाराणा प्रताप रहे थे। और उनकी मौत के बाद फिर एक उनका जो दाह संस्कार जो किया गया था, इसमें जिक्र भी है। वहां से दूर 7-8 किलोमीटर से कुछ किलोमीटर दूर केजर गांव के निकट एक तालाब बना हुआ है। उस एक तालाब जो क्या कहते हैं, उस समय जो नाला बहता था, एक त्रिवेणी संगम जैसा बना हुआ है। वहां की ऊंची चट्टान के ऊपर वहां पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। और उसी जगह पर 8 खंभों की एक छतरी बनाई गई, जिसके पद चिन्ह आज भी उस जगह पर वो ओरिजिनल छतरी मौजूद है। वो अलग बात है कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक बहुत बड़ा सा पुल बनाकर, पानी में चूंकि जा नहीं सकते थे तो पुल बना के उसे पुल से जोड़ा गया है और इसे एक उद्यान के रूप में डेवलप किया गया है। कभी भी मौका मिले तो उस जगह पे जाना। उस रास्ते पर, जिस रास्ते पे आप चलते हुए जाओगे, उसी रास्ते पे महाराणा प्रताप की अर्थी निकली थी आज से सैकड़ों साल पहले, 1597 में। लगभग कितने साल हो गए इस बात को भी? 423-24 साल हो गए। उस पहले की घटना है। उस वीर को आप वहां पर महसूस कर सकते हो। आपने अक्सर फेसबुक पे मैं जब चावंड में हुआ करता था, तब मेरे फेसबुक पे आपने फोटो देखे किताब पढ़ते हुए अक्सर।
मैं जब किसी संडे को जब मैं यहाँ पर भी नहीं आता था, उदयपुर भी नहीं जाता था, मेरा पूरा दिन वहां निकलता था। मैं महाराणा प्रताप की समाधि पर आराम से खा पी के 9 बजे तक चला जाता था, किताब लेके जाता, और जब सूर्य अस्त होता था आराम से उस छतरी के पास बैठा रहता, किताब पढ़ता। और एक अलग ही वहां पर पूरे दिन में मैंने देखा है कोई नहीं आता था, मैं अकेला एकमात्र व्यक्ति रहा होगा जो इतने समय तक वहां रहा होगा। और मैं देखता कि कोई तो आए, इसलिए उस छतरी तक जाने के लिए मेन गेट के ऊपर ताला पड़ा रहता है, यूं आपको घूम के जाना पड़ता है, और नीचे गहरा पानी होता है, पैर थोड़ा खिसक गया आपको दीवार को पकड़ के लटक के यूं जाना पड़ता है। और वैसे मैं वहां गया हुआ हूँ, और ये लगता था कई बार कि उस चीजों को फील करने की कोशिश की। दैट वाज द महाराणा प्रताप। और उसके बाद भी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी अमर सिंह ने काफी दिनों तक मेवाड़ के लिए संघर्ष करते रहे। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि अमर सिंह ने मेवाड़ की मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था, परंतु अकबर के दरबार में जब अकबर तक ये खबर पहुंची थी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी, देखिए यहाँ पर जब आपका सम्मान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन कर ले तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर तक पहुंचा था तो उस समय एक वर्णन किया गया। अकबर के दरबार में एक कवि था दुर्सा आढ़ा, उसने अपनी किताब में वर्णन किया था, वो मैं लाइनें बोल रहा हूं। असलेगो अणदाग, ये अपनी भाषा में, पाग लेगो अणनामी, गहलो तराण जीती गयो, दसन मुद रसना उसी, निसास मुख बरिया नयन तो मत शाही प्रताप सी। क्या कह रहा है ये कि हे महाराणा, तेरी मृत्यु पर किसने दांतों तले उंगली दबाई थी? किसने? जो बादशाह अकबर ने अपनी जीभ दबाई थी, और निश्वास और बिना सांस लिए उसकी आंखों से आंसू टपके थे, क्योंकि तूने अपने घोड़े को कभी नहीं दगवाया। मतलब पहले क्या था कि कोई भी राजा मुगलों की गुलामी स्वीकार कर लेता था, उसके घोड़े को दागा जाता था, घोड़े को एक जगह से जलाया जाता था, निशान लगाया, पर कहते डाम नहीं देते, वैसे वो प्रतीक होता था कि इसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। न तो तूने अपने कभी घोड़े को दगवाया, न तेरी जो पगड़ी थी, तेरा मुकुट था, उसको तूने किसी के सामने झुकने नहीं दिया। वाकई तू हर तरफ से जीता हुआ व्यक्ति था। और उनकी मौत के बाद अकबर ने भी उन्हें उतना ही सम्मान दिया था। और एक प्रकार से मेवाड़ जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, महाराणा प्रताप के रहते हुए कभी किसी का गुलाम भी नहीं रहा था। दैट्स द महाराणा प्रताप। इसकी पूरी इतिहास के कुछ ऐसे पत्ते, बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है, मैं उसकी डॉक्यूमेंट निकाल के आपको, और उसके काफी सारे फोटो जो हल्दी घाटी से रिलेटेड, अजमेर से निकल के किस प्रकार से महाराणा प्रताप तक वो पहुंचा था, हल्दी घाटी में कैसे युद्ध हुआ था, उसका वास्तविक ये मैं आपको भेजूंगा। मैं कभी भी भेजू, रात तक भी भेजू, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव होता है, पर भेजूंगा मैं जरूर, ठीक है। पर कोई मैं नहीं भेज पाऊँ 5-6 बजे तक, तो कोई मुझे रिमाइंड करके मैसेज ठोक देना। जैसे कल उसने डाला था तब मैंने, मुझे याद है, और यार डालना रह गया यूं, क्योंकि मेरे पास मटेरियल तो तैयार था। इज इट क्लियर? और कल से अपनी क्लास है वहां पर लगेगी, कैसे क्या लगेगी ये मैं आपको, हाँ 18 से अच्छा वहाँ 18 से लग रही है। हाँ चलो ठीक है। हाँ नहीं कल से भी वहाँ 18 से लग रही है। हाँ वो आपको